100। आज आपको 3.5 नहीं बुलाना है, बस हल्का फुल्का ही बुलाना है मुझे जैसे होता है। अच्छा खामोश, आ जाओ। ₹100 देना, 100, 10 रुपए हैं जेब में। हैं 10 रुपए ले लो इससे, 10 10 10 10 10 10 रुपए को दो यार इसको। अच्छा ओके, आज हमने कंसिडरेशन कैश पे करेगा सेलर बायर को, उसके बारे में जर्नल एंट्रीज करनी है, तो उसके लिए अटेंटिव रहें। ये साहब सेलर हैं और मैं बायर हूं। इधर देखें जी, 5 जनवरी को, 5 जनवरी को, यार इधर देखो ना, 5 जनवरी को क्या ट्रांजैक्शन हुई। 5 जनवरी को इसने मुझे चीजें बेची, सेलर ने मुझे चीजें बेची। भाई इधर देखो ना यार, सेलर ने मुझे चीजें बेची, ये मैंने इधर रख दी। अच्छा जल्दी आओ ना। और मैंने सेलर को 5 जनवरी को 100 रुपया दे दिया। मैंने इसको 100 रुपया दे दिया, तो सेलर अपना रेवेन्यू बुक करेगा। सेलर ने मुझे कहा कि इनको किसी अच्छी जगह सजा के रखो, तो मैंने यहां सजा के रख दिया। इसके लिए इसने मुझे 10 रुपए दे दिए। कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। तो अब 10 रुपए उधर से इधर आए, तो ये मैंने 5 जनवरी 2021 लिखा, 10 रुपए इधर आए। अब बता दें 5 जनवरी को सेलर अपनी 5 जनवरी को सेलर अपनी किताबों में क्या एंट्री करे? कैश डेबिट कितने से? इसकी जेब में आप 100 रुपए पड़े हैं और मैंने इससे 10 रुपए ले लिए। डन? अच्छा जी, सेलर बायर 5 जनवरी को अब बैठने दे कोने पे, जल्दी कर लें जरा, बाद में चेंज कर लीजिएगा। अच्छा जी, 5 जनवरी को इसने मुझे 10 रुपए दे दिए और इसने कहा अच्छी शेल्फ्स वगैरह बना लो, सारी चीजें कर लो 5 जनवरी को, फिर मैं तुम्हें सामान थोड़े दिनों में आके बेचूंगा। अब इसने मुझे कितने पैसे दे दिए? 10 रुपए दे दिए। अब 5 जनवरी को सेलर की बुक्स हैं, बायर की बुक्स में तो ये मैंने एंट्रीज करनी नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड रेवेन्यू का है। तो 5 जनवरी को सेलर अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा? और सेल डेबिट, सेल को ही खाना है, सेल डेबिट कर दें। प्रीपेमेंट कह दें, प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट कह दें, प्रीपेड, प्रीपेड पैसे कितने? 10 रुपए। ये एक तरह की इसने प्रीपेमेंट कर दी। इन द एंड तो सेल नहीं खाना है, सेल नहीं खत्म होना है, वो कोई मसला नहीं। एक ऑप्शन थी सेल डेबिट करूं,
एक ऑप्शन थी सेल डेबिट करो, सेल मैंने डेबिट नहीं की, बल्कि मैंने क्या डेबिट कर दिया, प्रीपेड। 5 जनवरी 2021, ये एंट्रीज किसकी बुक्स में हो रही हैं, सेलर की। एक्सपेंस कर दें, प्रीपेड एक्सपेंस कर दें, नाम इसका जो मर्जी रख दें। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सपेंस नहीं है, ये सेल को खाएगा। एक्सपेंस हुआ तो फिर तो वो एडमिन में चला जाएगा, सेलर की बुक्स में, एडमिन सेलिंग में नहीं जाना। ये स्टैंडर्ड कहता है ये सेल को खाएगा जब भी वो पैसे देगा आपको। अच्छा, अब इसने मुझे 10 रुपए दे दिए 10 जनवरी को, ये चीजें लाया, तो जब चीजें डिलीवर हुई तो मैंने इसको कितने पैसे दे दिए, 100 रुपए। अब मुझे चीजें बेचो 10 जनवरी को, 10 जनवरी को इसने मुझे चीजें बेची। अब ये सेल बुक करेगा क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है, और मैंने इसको कितने पैसे दे दिए, 100 रुपए। अब बताएं इसके पास 10 जनवरी को कितने पैसे आए, कितने पैसे आए, 100, और प्रीपेड को किताबों से निकाल दें और बाकी क्या बुक कर लें, सेल, कितनी, 9। तो ये एंट्रीज कब बनेंगी, जब कभी वो मुझे पहले पैसे दे दे और बाद में डिलीवरी हो। और अगर एक ही दिन पैसे और डिलीवरी हो जाए और 10 और 100 आना जाना हो जाए, फिर हम नेट करके एंट्री कर लें। ऑप्शन 1 कैश डेबिट सेल क्रेडिट 90, अगर सेम डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर डिफरेंट डेट को हो रही है तो उसने मुझे पैसे दिए, सेलर ने कहा एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, प्रीपेमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। बाद में इस प्रीपेमेंट को क्रेडिट करके सेल को क्या कर दें, कम कर दें। इन द एंड जब प्रीपेड को प्रीपेड से काटेंगे तो सेल दोनों सिनेरियोज में कितने की रिकॉर्ड हो जाएगी, 90 की। ठीक है, नोट कर लें, बस प्रीपेड नाम रख दें इसका, खत्म करें बात। ये दे दो 100 रुपए, प्रीपेड नाम रख दें इसका। सेलर क्या एंट्री करे जब वो मुझे 10 रुपए दे, वो 10 रुपए मुझे दे रहे कि शेल्फ्स वगैरह बनाओ, अच्छी जगह पे मेरी चीजें रखना। कल वाली क्लास ली थी ना, तो बस वो मुझे पैसे दे रहा है 10 रुपए, कल वाली मिसाल की, इधर बेहतर जगहों पे चीजें रख देना। तो ऑप्शन क्या है, सेल को डेबिट करूं जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बताएं, ये लिख के तो समझ आएगा, सेल लिख के काटेंगे तभी तो समझ आएगा। सेल में क्यों नहीं कम कर सकता, अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ये किसके हैं 10 रुपए, 100 रुपए दे दिए उसने। जी हाँ, बाद में सेल को खत्म करना है ना। सेल डेबिट कर दें, सेल क्रेडिट हुई नहीं तो अजीब सी बात बननी थी यार। जो मर्जी अकाउंट का नाम रख दें आप, प्रीपेड ना रखें, एसेट नाम रख दें, राइट टू कुछ एडवांस नाम रख दो, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट कुछ नाम रख दो, लेकिन इन द एंड अकाउंट को खत्म कर देना जब क्या बुक होने लगे, सेल बुक होने लगे। भाई उससे कहीं मोबाइल ला दे यार, उधर से जाएं अब्दुल्ला को कहीं मोबाइल ला दे। हेडिंग क्या दी आप लोगों ने रजिस्टर पे, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। हाँ, या तो पेपर में ऐसा सवाल आएगा कि सेम डेट को 100 रुपए उसको मिल रहे हैं और सेम डेट को मुझे 10 रुपए दे रहा है, तब तो सेल ही नेट करके बुक कर लें। और अगर ऐसा ना हो तो पहले प्रीपेमेंट बुक करें
बाद में सेल को खत्म कर दें। करते हैं इसको सवाल में करते हैं प्रॉपर। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू कस्टमर। किसी एक दिन बेच देनी है या एक साल तक बेचते रहने? किसी एक दिन बेच देनी है या एक साल तक बेचते रहने? भाईजान IFRS 15 को तसल्ली से करें और साथ साथ जाके घर में करें वरना मसला होगा। अच्छा, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सेल गुड्स टू अ कस्टमर डेट इज अ लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। 446 retail store. An entity enters into a contract to sell goods to a customer. It is a large global chain of retail stores. Customer will buy at least 15 million of products during the year. Customer 15 मिलियन की चीजें खरीदेगा और हम 15 मिलियन की बेचेंगे। Contract also required at entity seller to make payment. अजीब सवाल है, हाईलाइट करें। सेलर टू मेक पेमेंट, ये यहीं से पता चल लगेगा किसने पेमेंट करनी है? सेलर ने। कितनी? 1.52 एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 1 जनवरी 2008। seller will pay to buyer 1.5 for changes it needs to make to its shelves to accommodate the entity's products. ताकि जो सेलर ने कपड़े बनाए हैं और कपड़े बनाकर, सेलर समझ लें मिसाल के तौर पे वसीम अकरम है। वसीम अकरम, उसकी बीवी का नाम क्या है? शुनैरा, पता नहीं, अच्छा जो भी है। तो उसकी बीवी ने घर में कपड़े बनाए सिलाई मशीन के ऊपर, बाजी ने घर में कपड़े बनाए और अब वसीम अकरम सेलर है और हमाद किसी रिटेल स्टोर पे जाके वो कह रहा है कि रिटेल स्टोर पे आप इसको बेचें। तो रिटेल स्टोर वाले ने कहा भाईजान हमारे पास तो ब्रांड्स के कपड़े पड़े हुए हैं, आपके कपड़े हम नहीं रख सकते। तो इसने कहा यार ऐसा करो 15 लाख रुपया लो, नई शेल्फ्स बनाओ, सब कुछ करो और मैं आपको, अब सेलर वसीम अकरम चीज़ें बेच रहा है किसी रिटेल स्टोर वाले को। वसीम अकरम सेलर है, लेकिन सेलर पैसे देके जा रहा है एडवांस में पैसे देके जा रहा है 1 जनवरी को। बाय 30 जून तक 6 मिलियन की चीज़ें बेच चुके थे हम और 31 दिसंबर तक 9 मिलियन की चीज़ें बेच चुके थे। यानी टोटल सेल कितने की हुई? 15 मिलियन की। 15 मिलियन की सेल हुई। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने 30 जून को बायर ने मुझे कितने पैसे दिए होंगे? 6 मिलियन। और 31 दिसंबर तक बायर ने मुझे कितने पैसे दिए होंगे? 9 मिलियन। अब एंट्रीज कर लेते हैं। बता दें गुड्स डिलीवर हुई या गुड्स डिलीवर होने से पहले ही कैश इन्वॉल्व हो गया? अब सेलर की जेब से जब ये पैसे जाएं तो इन द एंड इन्होंने सेल को खाना है। क्या मैं सेल को खा लूं डेबिट करके, या सेल अभी रिकॉर्ड नहीं हुई? तो अब 1 जनवरी को मैं क्या एंट्री करूं? पहले नोट कर लें यहां तक। यकम जनवरी 2008।
सेलर पेड कैश टू बायर। किसकी बुक्स हैं? एंटिटी की, सेलर की, वसीम अकरम की। सेलर की बुक्स हैं। सेलर ने, वसीम अकरम ने पैसे दिए। वसीम अकरम ने कहा अभी कपड़े मेरी बेगम जरा तुर 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 बना रही है मशीन पे, अभी वेट करो, तुम्हें फिलहाल तुम जल्दी से पैसे पकड़ो। सेलर के पास कैश आता है या जाता है? आमतौर पे आता है, लेकिन सेलर कैश दे रहा है। कैश क्रेडिट करके एडवांस डेबिट कर दें या प्री पेमेंट डेबिट कर दें। कितना? 1.5। ये फिगर फ्यूचर में यूज होगी सेल को खाने के लिए। अब 30 जून तक कितने वाली चीजें बेची? 6 मिलियन की चीजें बेच दी, लेकिन सेल में 6 मिलियन डालेंगे। 30 जून 2008। अच्छा जी, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। पहले बचपन वाली एंट्री करें, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि सेल कितने की हुई है? 15 मिलियन की, और उसके अगेंस्ट एडवांस कितना हम दे दिए थे? 1.5। तो 1.5 को आपने 15 से डिवाइड कर लेना है पेपर में, और परसेंटेज एक निकाल के रख लेनी है। 1.5 को डिवाइड करें 15 से, 10%। 10%, इसका मतलब है मैंने सेल को कितना खाना है, और सेल मैंने 13.5 मिलियन बुक करनी है। सेल को मैंने खाना है 10%। अब सेल को खाना है 10%, तो आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने एक काम करना है, 6 पकड़ के सेल को 90% बुक करना है और प्री पेमेंट को 10% खत्म करना है। ये दोनों काम आप लोगों ने करने हैं। कैश बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी निकाल लें। सेल कितनी बुक करनी है? 90%, क्योंकि ओवरऑल डील कितने की है? 15 मिलियन की। उसमें ये अमाउंट कितनी है? डेट डिवाइडेड बाय 15, 10%। 10% सेल, जब भी सेल बुक करनी है 10% लेस से करनी है, बस। जब भी सेल बुक करनी है 10% लेस से करनी है। तो सेल बुक करें जी 10% लेस से। 5.4, 0.6। सीधा सीधा भी 6 लिख सकते थे आप, कोई मसला नहीं, तो सीधा सीधा भी 6 लिख सकते थे। तो सेल जब भी बुक करनी है कितने से लेस बुक करनी है? 10% लेस से। और जब अगली डिलीवरी होगी 31/8 जी, कितने पैसे आए मेरे पास? 9 मिलियन। कैश डेबिट 9, प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट को खत्म कर दें और सेल को बुक कर लें। लिखें ऐसे सवाल में, पहले लिखें किताब पे, ऐसे सवाल में हमने सेल की रिडक्शन की परसेंटेज शुरू में निकाल के रख लिया करनी है। ऐसे सवाल में हमने सेल की रिडक्शन की परसेंटेज शुरू में निकाल लिया करनी है। ताकि जब भी डिलीवरी हो सेल कम बुक करें, ताकि जब भी डिलीवरी हो सेल कम बुक करें। जब भी डिलीवरी हो सेल कम बुक करें। हाँ हाँ, जैसे भी कर दो तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब कोई 1-2 बच्चे
याद करने के लिए मुझे पार्ट बी में याद कराइएगा। इस तरह का डाटा मैं आपके सामने और लिख दूंगा ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं इस क्लास का, ताकि दूसरी क्लास में इस तरह का एक और सवाल आपके सामने लिखूंगा, आप उसके इंटरेस्ट पर खुद कर दीजिएगा। तो याद करने के लिए लिख ले, पार्ट बी के शुरू में हम ये इस तरह का सवाल कर लेंगे। उधर ही रखो कैमरा। पता कैसे चला करेगा ये सवाल आ गया है? सेलर बायर को पैसे दे रहा, तो फिर इस लाइन को हाईलाइट कर लें। एंटिटी टू मेक अ पेमेंट। क्या बाद में फिर सेल कम कर दूं? अच्छा, इधर आए। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर इंक्लूड्स कैश अमाउंट एट एंटिटी पेज 1.5 मिलियन और एक्सपेक्ट्स टू पे, या भी पे करना है टू द कस्टमर। An entity shall account for consideration payable to customer as a reduction of transaction price. Payable to customer कितना है? 1.5। इसको रिड्यूस कर दें किससे? 15 से, ताकि सेल किस पे बुक हो, एंड देयर फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो हाँ, जो जो काट लिया मैंने काट दें। बस जो हाईलाइट किया ग्रीन में वो काफी है। An entity shall account for consideration payable to customer as a reduction of transaction price. हाँ जी, कल वाला होमवर्क कर लिया था। एक छोटा सा सवाल और भी दिया था होमवर्क में मैंने। ये एग्जाम्पल 4 हमने कर ली है, पैरा 70 पढ़ ली है। ये भी इनकी तस्वीर ना खींचिएगा, क्लास के एंड पे हम खींचेंगे। मोहतरम, आज की हमारी डिस्कशन है सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, और इस पे हम कुछ 4-5 सवाल करेंगे। मादरत पेजेस को आगे पीछे काफ़ी होंगे, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये हमारा रिदम चलेगा। कल वाला सवाल निकालें जी, क्वेश्चन 19 पेज 498। बहुत मादरत, पेजेस में आगे पीछे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन 19 पेज 4। सिलेबस एट अ पॉइंट इन टाइम कंप्लीट होते हैं या ओवर टाइम? अच्छा, सिलेबस को कंप्लीट कितना हो गया इसके देखने के दो तरीके हैं। सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया इसके देखने के दो तरीके हैं। नंबर 1, कॉलेज की तरफ से कितनी इनपुट आ रही है, कॉलेज की तरफ से कितनी, इसको मैं कह सकता हूं टीचिंग आवर्स, टीचिंग आवर्स या लेक्चर्स के नंबर के 120 लेक्चर होने हैं, उसमें से 70 पढ़ा दिए,
इसे कहते हैं इनपुट, यानी हम जो इनपुट कर रहे हैं। एक है तरीका ये कि आप देखें आउटपुट क्या मिल रही है, तो आउटपुट इज आपके चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप सिलेबस में से देखें 10 चैप्टर हैं, 10 में से 8 हो गए, कितने रह गए? 2। इसका मतलब है 80% शायद मुकम्मल हो गया काम, 20% रह गया। तो एक है इनपुट और एक है आउटपुट। तो कंप्लीशन के 2 तरीके हैं देखने के, इनपुट और आउटपुट। अजीब सी मिसाल जहन में आ गई, किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ, अब डॉक्टर ने 6 घंटे लगाने हैं ऑपरेशन पे, तो 4 घंटे लगा दिए, 2 घंटे लगाने वाले रह गए। ये कौन सा मेथड है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का? इनपुट। इनपुट, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से तो इनपुट हो रही है ना, क्योंकि 4 घंटे उसने 31 दिसंबर को काम किया और फिर सुबह 1 और 2 बजे जो है वो उसने भी ऑपरेशन को जारी रखना है 1 जनवरी की सुबह। तो हमारे साल उसने 4 घंटे काम किया, अगले साल उसने 2 घंटे काम करना है। तो डॉक्टर की इनपुट। आउटपुट क्या होगा? कितने जख्मों पे मरहम पट्टी लगा दी। क्योंकि कस्टमर और घर वालों को डॉक्टर का टाइम शायद इतना रेलेवेंट ना हो, वो कह रहे होंगे हमारे मरीज के कौन कौन से जख्म पे पट्टी लगती जा रही है। तो व्हाट इज आउटपुट? जो कस्टमर को नजर आ रहा है, जिसके लिए कस्टमर आया हुआ है। आप मेरे और पूरे कराने नहीं आए हुए, आप अपना लेक्चर कवर करने के लिए आए हुए हैं। सिमिलरली बिल्डिंग के केस में मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना चाहूं तो अगेन 2 तरीके हैं। एक तो ये देख लें हम कि हमने कितनी कॉस्ट इनकर कर दी है और कितनी कॉस्ट फ्यूचर में रह गई है। यह कौन सा तरीका है कि बिल्डिंग में इनपुट क्या हो रही है। दूसरा तरीका, यह मत देखें हम क्या करके दे रहे हैं, यह देखें कस्टमर को क्या मिल रहा है। कस्टमर को तैयार कमरे, फ्लोर्स, बिल्डिंग्स मिल रही हैं, तो कस्टमर यह देख ले कितने कमरे बन गए हैं और कितने कमरे बनने वाले रह गए हैं। तो सेलर 2 एंगल से चीजों को देख सकता है। या सेलर ऐसे देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं कस्टमर के लिए, या सेलर ऐसे देख सकता है कि कस्टमर को क्या मिल रहा है। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से रेवेन्यू बुक हो सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 2010 के शुरू में एक बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया फॉर सरासिफ। कितने साल में मुकम्मल होने? 80 लाख रुपए का घर। पहले साल 5 में से 2 क्या फ्लोर बन गए थे। कस्टमर को नजर आ रहे होंगे, ये 5 में से 2 फ्लोर बन गए थे। ये कौन सा मेथड है? तो हमने सेल को पकड़ा था और इनटू 2/5 करके बुक कर दिया था। 31 दिसंबर तक सर्वेयर ने आके नजर मारी बिल्डिंग पे कि बिल्डिंग 20% कंप्लीट हो गई है। तो ये भी ऑब्वियसली आउटपुट को ही देख रहे, बिल्डिंग को देख रहे। 31 दिसंबर तक हमारा खर्चा हो गया था 20 लाख और टोटल खर्चा होना है 65 लाख। अब ये क्या है? ये बात कस्टमर को नजर आ रही है या मैं देख रहा हूं मेरा कितना खर्चा हो रहा है? हम देख रहे हैं। तो ये इनपुट। इनपुट क्या है? बिल्डिंग बनने में क्या चीजें हेल्प कर रही हैं। आउटपुट क्या है? बिल्डिंग जो नजर आ रही है। इसी तरह 31 दिसंबर 2010 मेरी लेबर ने 100 घंटे काम कर दिया। टोटल कितना काम करना है? 600 घंटे। तो 100 डिवाइडेड बाय 600 घंटे करके हमने क्या किया था? 100 डिवाइडेड बाय 600 घंटे करके हमने क्या किया था कि 16% काम हो गया है। तो कितना रेवेन्यू बुक कर लें? डन। तो इनपुट मेथड क्या है? एंटिटी क्या कर रही है, और आउटपुट मेथड क्या है? कस्टमर को क्या नजर आ रहा है। क्या चीज? सॉल्यूशन की पिक्चर कल नहीं नोट की थी? चलें जी, पास पेपर का क्वेश्चन 9 निकालें, पेज नंबर 511 पे।
ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये कौन सा साल बन गया? पहला। ये कौन सा साल बन गया? पहला। जिन्होंने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है 30 जून आ जाए तो वो वैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं कि 1 जुलाई 18 को शुरू हुआ था ये साल। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 2019 के साल में, इसको ऐसे पढ़ते हैं पेपर में, 2019 के साल में कुशान कंस्ट्रक्शन कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर। कुशान सेलर हो गया, कस्टमर वो हो गया, फॉर 50 मिलियन। कितने की बना के देंगे? ये 50 क्या होगा कुशान का? बातें ना करें। ये 50 क्या होगा कुशान का? रेवेन्यू। कुशान 50 का रेवेन्यू बुक करेगा। कुशान ने कस्टमर को कहा कि तुम मेरे से बिल्डिंग बनवा लो, 50 मिलियन के मैं तुम्हें बना देता हूं, और मुझे बोनस भी देना 10 मिलियन अगर मैंने बिल्डिंग बना दी अगले साल 31 दिसंबर 19 तक। मुझे बोनस भी देना कि अगर मैंने बिल्डिंग बना दी 31 दिसंबर 19 तक। ये अगला साल है, 31 दिसंबर 19। अब कुशान सोचेगा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि मैं बिल्डिंग टाइम पे बना के दूंगा या नहीं दूंगा। अगर कुशान ने यह सोचा पहले साल खड़े होके कि मैं बिल्डिंग टाइम पे बना दूंगा तो रेवेन्यू इसका होगा 60 मिलियन। और अगर कुशान ने यह सोचा कि मैं बिल्डिंग टाइम पे नहीं बना के दे सकूंगा तो यह रेवेन्यू कितना बुक करेगा? 50 मिलियन। अगर टाइम पे बना दूंगा तो रेवेन्यू, और अगर लेट बना दूंगा तो रेवेन्यू 50। टिल 30 जून 19 तक कुशान का ख्याल है कि बिल्डिंग बन जाएगी विद इन टाइम। कुशान का क्या ख्याल है? यहां पे रुकिए, मुझे बताएं। अब मैं 30 जून 19 पे खड़े होकर रेवेन्यू कितना सोचूं, बुक कितना करना है वो मैं बताता हूं। रेवेन्यू कितना सोचूं, 60 के ख्वाब देखूं एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ, बड़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है वैसे। टोटल कॉस्ट कितनी? 40। तो 40 माशाल्लाह मेरा खर्चा आएगा ईंट, बजरी, सीमेंट, लेबर के ऊपर, और मैं उसे 60 की चीज बेच दूंगा। ये मैं सोच रहा था खड़े होकर 30 जून 19 को। However, due to bad weather and time involved in regulatory approvals, the building was completed on after 31 दिसंबर 19। बिल्डिंग अगले साल मुकम्मल तो हो गई लेकिन लेट मुकम्मल हो गई। लेकिन ये तो कब पता चला होगा? अगले साल। टिल 19 तो मैं सोच रहा था ना कि मैं 60 ही कमाऊंगा, लेकिन अब अगले साल अनलकीली, आप बातें, अगले साल अनलकीली क्या होगा? मैं रेवेन्यू को वापस 60 की बजाय किस पे ले आऊंगा? 50 पर। डन। एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 42 मिलियन। और टोटल खर्चा मेरा कितना हुआ? ये क्या चक्कर है? पिछले साल मेरा अंदाजा था खर्चा होगा 40 मिलियन, अब खर्चा हो गया 42 है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, जिसमें से 26 मिलियन हमारे साल हो गया था, मुझे आप बता दें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एज्यूम करें सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताएं जरा सोच के, जब मैं 30 जून 19 को खड़ा था, क्या मुझे यह पता था कि अगले साल बैड वेदर होगा? मुझे पता था कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह अगले साल तंग करेंगी? मुझे पता था कि बिल्डिंग 28 फरवरी को मुकम्मल होगी? मुझे पता था कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी? नहीं पता था। मुझे बताएं 30 जून 19 को खड़े होके मैं क्या सोच रहा था कि मैं मुकम्मल कर दूंगा 40 की, लेकिन अगले साल कितने की मुकम्मल की? जिसमें से 26 हमारे साल हुआ था। ये तो मुझे पता था 30 जून 19 को खड़े होके, क्योंकि ये तो हो चुका। कितना खर्चा हो चुका है 30 जून 19 तक? लेकिन 30 जून 19 को खड़े होके क्या अंदाजा था कितना होगा? और बिल्डिंग कब कंप्लीट होगी? मेरी सोच क्या थी? विद इन टाइम।
अब आप देखिए ये डेटा आपको 19 का लग रहा है। टिल 30/19 हमारा ख्याल है कि बिल्डिंग कब मुकम्मल हो जाएगी? टाइम पर। हमारा क्या ख्याल है बिल्डिंग कब मुकम्मल हो जाएगी? टोटल खर्चा कितना आएगा? ₹26 मिलियन वॉज इनका टिल 30/जून। उसमें से कितना हो गया हमारे साल? 26। अब मुझे बता दें, सवाल ने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दी है या मुझे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन खुद निकालनी पड़ेगी? अब मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा। आज मैं रेवेन्यू भी बुक करूंगा, कॉस्ट भी बुक करूंगा। कल मैंने सिर्फ क्या बुक किया था? रेवेन्यू। तो आज मैं रेवेन्यू भी बुक करूंगा और कॉस्ट भी बुक करूंगा। लेकिन किन अजम्पशंस पे बेस करके? जो मैंने कब सोची थी? 30/19 में। क्योंकि मुझे इल्हाम नहीं होना था कि 30/20 में क्या होना है। ओके, कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। प्रॉफिट एंड लॉस 30/19। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ सेल का नाम हमने क्या रखा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा जी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। कितना खर्चा हो गया था? 26 का। कितना खर्चा हो गया था? कॉस्ट इनका टू डेट 26। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 40। 100 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना काम कर दिया है पहले साल? पढ़ लें। 30 जून तक मेरा अंदाजा था कि टोटल कॉस्ट आएगी 40 और 26 उसमें से आ चुकी थी। अब इधर क्या पकड़े? पूरा। असल में रेवेन्यू मुज़क्कर होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मुन्नस होती है। पूरा रेवेन्यू और पूरी कॉस्ट ऑफ सेल, पूरी पूरी पकड़ के परसेंटेज लगानी है। पूरी नहीं, 65%। कुछ नहीं होता, इंसान है। आपने कहा ऊपर जाते जाते 5% कम क्यों हो गया? बोले जी क्या पकड़े? पूरा रेवेन्यू। पूरा से रात 50 और 10 नहीं, 50 या 10 में से जो भी पकड़े, 50 और 60 में से जो भी पकड़े वो पकड़े। मतलब ये कि सारे कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू पकड़े और सारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट पकड़े। सारे कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू पकड़े, सारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट पकड़े और पकड़ के उस पर परसेंटेज लगा दें। जी इधर मुझे बताएं खड़े होकर, पूरा रेवेन्यू कितना है सारे सालों का? सारे सालों का रेवेन्यू 60। सारे सालों की कॉस्ट, पूरी कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू पकड़ा और पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट पकड़ी और एस्टिमेटेड रेवेन्यू पकड़ा, क्योंकि रेवेन्यू कल कल को कुछ और भी हो सकता है। अब आप मुझे बताएं, व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ पूरा कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पूरा कॉन्ट्रैक्ट? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। इस रेवेन्यू के लिए कितनी कॉस्ट करनी पड़ेगी? इन पे क्या लगाऊं? 60 प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड।
सारे सालों में कितना कमाना है? 60, क्योंकि हम बड़े खुशफहमी में थे कि हम टाइम पे काम पूरा कर देंगे। सारे सालों में कितना कमाना है? 60। और सारे सालों में कितना खर्चा करना है? उसमें से कितना कर दिया? 26। एंट्रियां बताएं, सॉरी एंट्रियां बताएं, एंट्रियां बताएं। इसके ऊपर ना मैंने एक एंट्री लिखनी है छोटी सी, वो मैं बाद में लिखवाता हूं। इसके ऊपर भी एक एंट्री आनी है, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये दो एंट्रीज आपको आती हैं, कैश डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। क्या उसमें सवाल ने कहीं लिखा हुआ है क्या? मैं सबर करने आता हूं उसकी तरफ। दो एंट्रीज बताएं सादा सी परपेचुअल सिस्टम में, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा जी, कितने से? एंट्री सवाल ने मांगी नहीं, किधर हैं सारे? दुकानदार ने आपको बोतल बेची, कितने रुपए की आजकल? 70 रुपए की। दुकानदार ने आपको बोतल बेची 70 रुपए की। अरे जो भी है, मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं, रेगुलर 70 रुपए की होगी है। दूसरी एंट्री क्या करेगा? भाई आपके ख्याल से पेप्सी वाले इतना मार्जिन देते होंगे? बिल्कुल मार्जिन नहीं देते होंगे। जितनी प्रोडक्ट स्ट्रांग होती है, जितनी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है, उतना मैन्युफैक्चरर हमें तंग करता है। तो पेप्सी वालों ने 47 रुपए की बेची होगी दुकानदार को, दुकानदार ने आगे कितने की बेच दी होगी? तो दुकानदार ने 47 की खरीद के कितने की बेची? 50 की, 3 का प्रॉफिट आया। इससे पहले क्या एंट्री हुई होगी? एक्सेलेंट। इससे पहले क्या एंट्री हुई होगी? इन्वेंट्री खरीदी होगी। आपको पता है इन्वेंट्री क्रेडिट कब होती है? जब बिक जाए। कोई अच्छा बच्चा बताए इससे पहले एंट्री क्या हुई होगी? एक्सेलेंट। इन्वेंट्री डेबिट कितने से? ये किस टाइम एंट्री हुई होगी? परचेज। और ये एंट्री सेल। किताब में सफा खाली है एंड के ऊपर, इस सफे पे यहां पे आम दुकानदार की किताबों में एंट्री हेडिंग दे दें। नॉर्मली शॉपकीपर ये एंट्रीज करते हैं। कहीं भी नोट कर लें, एक सादा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। आम दुकानदार ये एंट्री करते हैं। पहले इन्वेंट्री खरीदते हैं, फिर बेचते हैं। बड़ी बात है सर, हमने समझा था बेच के खरीदते हैं। पहले खरीदते हैं, फिर बेचने की कितनी एंट्रीज? परपेचुअल सिस्टम में
अब आप समझें, आप कुशान है, अब आप समझे आप कुशान है। आप क्या करेंगे, आप जाके बाजार से ईंट बजरी सीमट लोहा खरीदेंगे। आप इसको फिक्स्ड एसेट नहीं कहेंगे, आपने तो इसको चीज बना के बेचने में इस्तेमाल करना है। तो आप ईंट बजरी सीमट लोहे को कहेंगे इन्वेंट्री, और आप इसको इन्वेंट्री अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि आपने इसको सेल करना है ईंट बजरी सीमट को, या ईंट बजरी सीमट को फिक्स्ड एसेट के तौर पे यूज करना है। आपने तो सेल करना है, तो आपने ईंट बजरी सीमट पे जो खर्चा किया होगा, इस साल वाला खर्चा जो होगा 26, उस खर्चे को आप डालेंगे इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। और जब आप रेवेन्यू बुक करेंगे तो किसको कहां शिफ्ट कर देंगे, इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्रेडिट। क्योंकि जब सेल बुक होगी तो फिर इन्वेंट्री किताबों में नहीं पड़ी रहनी चाहिए, बल्कि इन्वेंट्री की जगह क्या किताबों, इन्वेंट्री एसेट क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। डन। अच्छा, तो इससे पहले एक एंट्री शायद क्या हुई हो, इन्वेंट्री डेबिट, वो बताया आपने किस अमाउंट से क्या करनी है, जो खर्चा इस साल हुआ है। इस साल कितना खर्चा हुआ है, 26 का। अच्छा, लेबर का भी इसी तरह करते हैं, लेबर को भी इन्वेंट्री समझते हैं, लेबर को जो पेमेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा, एक मिनट। तो ये दो एंट्रीज के आपको फौरन मार्क्स मिला करने हैं। ये तो सदा मार्क्स हुआ करेंगे, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। हाँ जी, इन्वेंट्री, हाँ ऐसा भी हो सकता है कुछ इन्वेंट्री साल के एंड पे पड़ी रह जाए, वो मैं करवाऊंगा एक सवाल आज। डन। चलें जी। नाउ व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, मुकम्मल। जब नेक्स्ट ईयर मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो मुझे बताएं, क्या मुझे सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में कोई डाउट रह जाएगा और मुझे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने की जरूरत है, या नेक्स्ट ईयर 100% कंप्लीट हुआ होगा? तो नेक्स्ट ईयर तो मुझे इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं। तो नेक्स्ट ईयर अब सादा सा डेटा है। नेक्स्ट ईयर में बताएं जी, नेक्स्ट ईयर में बताएं मुझे क्या पता चला, द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड लेट। मैं पूरा रेवेन्यू कितना बुक कर सकता हूं, 50। पूरा रेवेन्यू कितना बुक कर सकता हूं, उसमें से वैसे पहले भी कुछ बुक कर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद मुझे यह बताएं कि मेरी पूरी कॉस्ट मुझे कंफर्म हो गई है या उसमें भी डाउट है, कितनी हो गई है, 42। अब मेरी पूरा रेवेन्यू 50, पूरी कॉस्ट 42, पूरा रेवेन्यू पूरी कॉस्ट, यहां परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ही निकालनी है। प्रोडक्ट 100% कंप्लीट हो गया। P&L 30 जून 2020, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जी, $50 इंटू 100%, 42 इंटू 100%। वैसे 100% लगाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे 50 इंटू 100% और पूरा इंटू 65%, पूरी इंटू 65%, पूरा जो मेरा। अब ये फिगर एक्चुअल है, अभी ये अंदाजा है, अब शायद ये एक्चुअल होगी क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। माइनस ऑलरेडी बुक्ड। हाँ, अजीब सी बात करने लगा हूं, ये रेवेन्यू एज ऑन है 50। सर P&L में एज ऑन बोलने दे, खैर है मुझे, ये रेवेन्यू एज ऑन है।
ये ऑलरेडी बुक्ड है, टू बी बुक्ड 11, टू बी बुक्ड 11। व्हाट इज पूरा 50 कितने परसेंट कंप्लीट हो गया? व्हाट इज रेवेन्यू एज ऑन आज तक का रेवेन्यू 50 ऑलरेडी रिकॉर्डेड, रिमेनिंग टू बी रिकॉर्डेड। व्हाट इज टोटल कॉस्ट 42, व्हाट इज ऑलरेडी टेकन, व्हाट इज ऑलरेडी टेकन, टू बी टेकन, लॉस आ गया कितना? 5 का लॉस आ गया अगले साल। एक मिनट, लॉजिक 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 लॉजिक, इधर देखें इधर देखें इधर देखें, लॉजिक 5 के लॉस की लॉजिक, सारे 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 इधर देखें। भाईजान 8 का प्रॉफिट आया ना, ओवरऑल 8 का प्रॉफिट आया है। असल कहानी तो अब ये बनी है ना, ओवरऑल 8 का, ये प्रॉफिट में से 13 पिछले साल बुक कर लिया था और 5 इस साल। सो व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट? 8 ओवरऑल प्रॉफिट। पिछले साल असल में हम जन्नतों में थे और पता नहीं किन खुशफहमियों में मुब्तला थे, भाईजान लूट मचेगी, बोनस आएंगे, ये आएंगे। इट इज अ चेंज इन एस्टीमेट, नो देयर इज नो रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, इट इज अ चेंज इन एस्टीमेट। ये अंदाजा बदला है हमारा। पहले अंदाजा क्या था कि 60 मिलियन मिलेगा, अब अंदाजा क्या है? 50 मिलियन। अब तो एक्चुअल हो गया। 39 क्यों माइनस किया है? अच्छा जी, पूरा 50 रेवेन्यू बुक कर लूं यार। अगर मैं पूरा 50 कर लूं, 50 उधर बुक हो गया, 39 इधर बुक हो गया। कस्टमर ने कहना ऊपर सरकार 89 दी केड़ी बिल्डिंग, 79 दी केड़ी बिल्डिंग, तो तुसी क्या सिर्फ आपने कहा था 50 की बना के देंगे। तो भाईजान अगर मैं 39 माइनस ना करूं तो बायर रोएगा, बायर कहेगा भाईजान इधर भी तूने 39 का रेवेन्यू बुक किया, इधर भी 50 का रेवेन्यू बुक किया, तू चाहता क्या है? तो बताएं तरीका क्या हुआ करेगा? इट इज रेवेन्यू फॉर द ईयर, इट इज रेवेन्यू फॉर द ईयर, इट इज रेवेन्यू एज ऑन। मैंने पूरा 50 दोबारा पकड़ा है यार, व्हाइट शर्ट। इट इज रेवेन्यू एज ऑन माइनस ऑलरेडी बुक्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू टू बी बुक्ड। जी ये 26 और ये 26 बराबर आ रहे हैं। अगले सवाल में मैंने इसको बराबर नहीं रखना। इस सवाल में इसलिए बराबर आ रहा है कि मैं परसेंटेज ही निकाल रहा हूं कॉस्ट की बेस पे। अगर मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन किसी और बेस पे निकाली ना, तो फिर ये 26 और ये मैच नहीं करना। वो अगला सवाल अब मैं कराऊंगा उसका। डन जी? तो पहले साल अब कितना रेवेन्यू बुक करना है? 39। और अगले साल? हाँ, इनपुट मेथड है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनपुट मेथड ना, कॉस्ट और इन आवर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्या क्या ऑलरेडी दिया हुआ है? हाँ जी, ये 26 आपने कहां से उठाया है? सवाल से। सवाल से उठा के आपने परसेंटेज निकाल ली प्रोजेक्ट की। जब पता चला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है 65%, तो आपने टोटल कॉस्ट पकड़ के 65 लगाया, तो ऑब्वियसली भी यही जवाब दोबारा आना है। अब ये कब बराबर नहीं आएगा उसके लिए वेट कर लें। ये मैंने कहां से उठाया है? क्वेश्चन से। ये मैंने निकाला है कैलकुलेटर पे। ये प्लीज अच्छा सवाल था। ये मैंने क्वेश्चन से उठाया है 26, और इत्तफाकन इसके बराबर क्यों आ गया ये वाला 26? क्योंकि कॉस्ट ही की बेस पे मैंने परसेंटेज निकाली है। तो नेचुरली बात है, अब 40 इंटू 65 करूंगा तो यही जवाब आएगा। अच्छा जी, अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी थी? 26 डिवाइडेड बाय 65%। ये सवाल की रिक्वायरमेंट है
1 1 2 सालों का सवाल मैंने सॉल्व कर दिया आपको। अब मेरा अगला सवाल है आपसे, गौर से सुनना। अब एक सिनेरियो जहन में लाएं कि मैंने सेलर को कहा है फोन करके, यार कहीं जाओ, किसी जगह के ऊपर तुम जाके ना मुझे बस बिल्डिंग बना के दे दो, तुम्हारी कोई जगह है, कोई ज़मीन शमीन खरीदो किसी जगह अच्छी और मुझे बिल्डिंग बना के दे दो, और बस मैं 2 साल बाद आऊँगा या 1.5 साल बाद या 1.25 साल बाद, और मुझे सिर्फ तुम्हारे से बिल्डिंग चाहिए। तो बिल्डिंग तुमने मुझे दे दी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बिल्डिंग तुमने मुझे ना बना के दी तो फिर छुट्टी। ऐसी सूरत में जो सेलर है वो रेवेन्यू एट अ पॉइंट ओवर टाइम बुक नहीं कर सकता, ओवर टाइम बुक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उससे मांगी है सिर्फ बिल्डिंग और उसने भी मुझे डिलीवर क्या करनी है, सिर्फ बिल्डिंग। ऐसा कोई सिनेरियो बनेगा जिसमें सवाल में लिखा हुआ करेगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। यानी पहला सिनेरियो ये था जो कल मैंने बताया था, शायद पहला सिनेरियो ये हो कि मैंने कहीं लैंड खरीद ली है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया और कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके कहा आओ तुम मेरी लैंड पर मुझे घर बना के दो। अब जैसे जैसे वो घर बनाता जा रहा है वैसे वैसे मुझे कंट्रोल ट्रांसफर होता जा रहा है, जैसे जैसे वो घर बनाता जा रहा है वैसे वैसे मुझे कस्टमर को कंट्रोल, इसलिए वो साथ साथ रेवेन्यू बुक करता जा रहा है। लेकिन अगर मैं उसे कहूं मुझे सिर्फ घर चाहिए, अब ये वाली बातें यहां नहीं लिखी हुई, ये आगे सवालों में लिखी हुआ करेंगी। यहां तो ये तो आसान सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। सवाल कह रहा है आहिस्ता आहिस्ता बुक करो रेवेन्यू, एकदम बुक करो, बस सवाल ये कह रहा है। अब ऐसा हुआ कब करेगा वो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे, ऐसा कब हुआ करेगा। तो मैंने किसी बंदे को फोन किया, मैंने कहा मुझे ऐसा करो 31 दिसंबर तक घर बना दो। उसने कहा 31 दिसंबर तक बन गया तो मुझे 60 मिलियन दे देना, अगर 31 दिसंबर के बाद बना तो मुझे 50 मिलियन दे देना, मैं तुम्हें घर बना देता हूं। अब पहले साल वो रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे घर की चाबी पकड़ानी है, ना कि एक एक कमरा करके ट्रांसफर करना है। अब उसने मुझे क्या पकड़ानी है, अब शायद मैं 2 साल विजिट भी ना करूं और यार बस मुझे घर बन जाना, मुझे बता देना, एंड पे पसंद आया ले लूंगा, बाद में होस्ता एग्रीमेंट में लिखा हो अगर तुमने स्पेसिफिकेशन नहीं बताया तो नहीं लूंगा। अब वो साथ साथ रेवेन्यू नहीं बुक करेगा, बल्कि मुझे एक ही वक्त जब चाबी पकड़ाएगा घर की देन ही विल रिकॉर्ड द रेवेन्यू। तो सवाल कह रहे रेवेन्यू को बुक करें 1 नंबर। अच्छा जी, अब पहले साल मैं कितना रेवेन्यू बुक करूं, कुछ भी नहीं, रिक्वायरमेंट। पहले साल कितना रेवेन्यू बुक करूं, कुछ भी नहीं। कितनी कॉस्ट बुक करूं, कुछ भी नहीं, ना रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू नहीं तो कॉस्ट भी नहीं, डन। अगले साल 30 जून 2000 कुछ भी ना करें। एक मिनट वो मैं बताता हूं बिल्डिंग का क्या करना है। अगले साल जब मैं उसको डिलीवर करूं तो रेवेन्यू भी बुक कर लूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बुक कर लूं। अगले साल मुझे बता दें मेरा रेवेन्यू कितना बना है, 50 का, और कॉस्ट कितनी आई है 42। रेवेन्यू कितना बुक कर लूं, 8 मिलियन। प्रॉफिट कितना बुक कर लूं, क्योंकि मैंने चीजें उससे आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर की हैं या एक ही दफा ट्रांसफर की हैं। लेकिन एक चीज जरा सुन लें, वो मैं आपको बता दूं, इस साल का प्रॉफिट 0 और अगले साल का 8। इस साल अगर मैं बनाना चाहूं तो जब मैं रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता तो फिर मैं कॉस्ट भी बुक नहीं कर सकता। अगर
आप मेरे से कहते हैं कि ये जरा मुझे डिटेल में बना के दें, ये मुझे जरा डिटेल में बना के दें, तो फिर मैं डिटेल में ऐसे बनाऊंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने 26 मिलियन का ईंट बजरी सीमेंट खरीदा और ये मेरी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रह गया क्योंकि अभी मैंने उसे कंट्रोल ट्रांसफर, ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रह गया। जब ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रह गया तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ गई? जीरो। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ गई? जीरो। और सेल भी जीरो, प्रॉफिट जीरो। ये वाला P&L मैंने बना के दे दिया आपको, और नीचे वाला मैंने आपको दोबारा बना के दे दिया। किस मकसद के लिए? सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। मैंने कितनी ईंट बजरी सीमेंट खरीदी होगी? 26 की। क्या मैं कह सकता हूं कि इस साल मेरी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही होगी वर्क इन प्रोग्रेस? क्या ये इन्वेंट्री मुकम्मल है, डिलीवरी के लिए तैयार है, या भी इस इन्वेंट्री पे वर्क हो रहा है? अगले साल भी वर्क करूंगा और फिर कस्टमर को क्या कर दूंगा? तो वाई देयर इज जीरो कॉस्ट ऑफ सेल? बिकॉज जो भी ईंट बजरी सीमेंट खरीदा वो मेरे पास पड़ा रह गया या अगले को कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया? इसको मैं अपनी इन्वेंट्री में बैलेंस शीट में शो करूंगा एज अ वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन बैलेंस शीट तो मेरे से उसने मांगी नहीं। नोट करो, एंट्री करनी होगी तो बस एक एंट्री कर देंगे, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 26 से। मुझे बताएं, मैं इसे क्लोजिंग स्टॉक क्यों कह रहा हूँ ईयर एंड पे? क्योंकि अभी कस्टमर ने कहा भाईजान ये क्या दिखा रहे हो मुझे। हमने कहा यार बिल्डिंग बन रही हो भाईजान, जाओ इधर से, तुम्हें 1 रुपया भी तुम्हारा कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं, और ना खुशी हो के तुम रेवेन्यू बुक कर लेना, मुझे तो फाइनल चीज चाहिए, फाइनल वर्जन चाहिए। एक मिसाल छोटी सी ले लें, फिर मैं बात खत्म करता हूं। एक मिसाल छोटी सी ले लें। सर आसिफ ने होंडा को फोन किया, भाईजान गाड़ी बना दो। होंडा ने कहा जी सर 26 मिलियन खर्चा हो गया है गाड़ी बनने पे, इंशाल्लाह अगले साल टायर शायर लगा के आपको गाड़ी दे देंगे। होंडा वाले कब रेवेन्यू बुक करें? जब अगले साल। और जो खर्चा हो गया है गाड़ी बनाने पर उसको कहां शो कर दें? इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस या इन्वेंट्री फिनिश गुड्स? समझ आई इस बात की? ये अच्छी मिसाल थी कि सर आसिफ ने जो है गाड़ी ऑर्डर की है, तो होंडा ने गाड़ी टायर लगाए बगैर बना दी है। तो अब ठीक है, तो अभी टायर वगैरह नहीं लगे, हेडलाइट्स वगैरह नहीं लगी और दुम नहीं लगी गाड़ी की। इस गाड़ी पे जो खर्चा कर रहे होंडा, इस खर्चे को कहां शो करे? इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब रॉ मटेरियल वगैरह पे काम होना शुरू हो जाता है तो उसको इन्वेंट्री कहते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस। बस क्लोजिंग स्टॉक है ना हमारा, ओपनिंग स्टॉक। जो मर्जी यहां लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी डिटेल में तो वैसे मैंने क्या बनाना नहीं, आपने तो बस यही वाला P&L बना देना। जब रेवेन्यू में नहीं बुक हो रहा तो कॉस्ट भी बुक ना करें। सब हमेशा कॉस्ट कब बुक करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट ना। जब क्या बुक करते हैं? इधर रेवेन्यू कब बुक करना है? एट अ पॉइंट इन टाइम। अच्छा, दोनों सिनेरियोज में रेवेन्यू बुक कितना हुआ? 8 ही। लेकिन पहले सिनेरियो में आहिस्ता आहिस्ता बुक हुआ और दूसरे सिनेरियो में फौरन बुक हो गया। 2019 वाला इतना सा तो बना दो ना, रेड वाला ना बनाओ।
क्या चीज? पिछले साल 13 का रेवेन्यू बुक कर लिया, पिछले साल 13 का प्रॉफिट आया, इस साल 5 का लॉस आया। अब लॉजिक क्या मतलब, सेल में से कॉस्ट से माइनस की लॉस आ गया, मैं क्या करूं? लॉजिक इसमें क्या? ओवरऑल मैंने बताया कि आपको 8 का प्रॉफिट आना था, 13 का प्रॉफिट बुक कर लिया, 5 का लॉस बुक कर लिया। तो कोई चीज पॉजिटिव आ जाए तो इसकी तो लॉजिक नहीं होती, या इसकी क्या लॉजिक है? लॉजिक तो ऊपर वाली चीजों की, ये तो बस आ गई। $60 और $40, हाँ फिर बनाओ दूसरा पार्ट।